तो अणु संख्या गुणधर्म समझ में आया। अब बताया कि अणु संख्या गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं? 4। पहला नंबर परासरण दाब, परासरण दाब। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन। ठीक। और जो तीसरा होता है वह क्या होता है? क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। जो चौथा होता है क्या होता है? हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। देखो अणु संख्या के गुणधर्म 4 प्रकार के हिमांक में अवनमन, अवनमन। ठीक। देखो 4 प्रकार के, पहला परासरण दाब, दूसरा वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन, और तीसरा क्वथनांक में उन्नयन, और चौथा हिमांक में अवनमन। तो सबसे पहले जो हम लोगों को पढ़ना है वह पढ़ना क्या है? परासरण दाब। देखो 2 चीज है, एक दाब है, एक परासरण है। तो अभी भूल जाओ दाब, ठीक है? मैंने मतलब यहाँ पे है कि अभी इतना जानो कि परासरण क्या होता है। जब परासरण जान जाओगे तो दाब ऑटोमेटिक जान जाओगे, ठीक है? तो मतलब उससे रिलेट करके हम परासरण दाब को डिफाइन कर सकते हैं। पहले नंबर ये जानते हैं कि परासरण क्या होता है। ठीक। तो देखो परासरण क्या होता है? विलायक के अणुओं का, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। यानी विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। मान लो अगर ऐसे एग्जांपल लेकर समझो, मान लो कि यह कोई बर्तन है, ठीक है? और ये बर्तन है और बर्तन में कोई बीच में सेपरेट करने वाला क्या रख दिया गया है? अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक। अब मान लो कि यह कोई यहाँ पे क्या लिखा है? कोई विलयन रखा हुआ है, विलयन मतलब इसमें कोई विलय पदार्थ में विलयन बना के रखा गया है, ठीक है? मान लो कि NaCl का ही विलयन है, ठीक है? मान लो ये किसका विलयन है? NaCl का विलयन है। और इधर तुम जल रख दिए, क्या रख दिए? जल। ठीक। इधर तुम क्या रख दिए? जल। ठीक। तो कह रहा है कि विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर प्रवाह किससे होकर? अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर। देखो अर्धपारगम्य झिल्ली एक झिल्ली होता है जो केवल विलायक के अणुओं को अपने में से होकर जाने देता है, विलय के अणुओं को नहीं जाने देता है। क्यों? क्योंकि विलायक के अणु जो होते हैं वह छोटे होते हैं और विलय के कण जो होते हैं क्या होते हैं? बड़े होते हैं। और अर्धपारगम्य झिल्ली में कुछ छिद्र होती है, छिद्र जो विलायक के अणु होते हैं उन्हीं छिद्रों में से होकर जाते हैं। तो विलायक के कण तो चले जाएंगे लेकिन विलय के कण नहीं जाएगा। इसीलिए देखो परासरण दाब, परासरण प्रक्रिया में जो है ना अर्धपारगम्य झिल्ली का होना बहुत जरूरी है। ये चीज होना बहुत जरूरी है। देखो NaCl का विलयन बनाए हो, ठीक है? जल में बनाए हो और इधर भी जल है, तो देखो विलायक का कण क्या हुआ? जल हुआ, विलायक तो जल हुआ। अब बताओ कि इधर देखो, इधर सॉल्यूशन है, इधर विलयन है और इधर शुद्ध विलायक है, तो सांद्रता तो इसकी ज्यादा होगी ना, सांद्रता इसकी ज्यादा होगी और इसकी सांद्रता कम होगी। तो विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से उच्च सांद्रता, इसकी अगर सांद्रता कम है उसकी सांद्रता ज्यादा, इसकी सांद्रता कम है उसकी सांद्रता ज्यादा है। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के
तो जल क्या होगा, जल इस अर्धपारगम झिल्ली में से होकर के कहां से कहां जाने लगेगा, जल से NaCl की ओर जाने लगेगा। ठीक, तो यह जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाएगी, परासरण कहलाएगी। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में से होकर कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर प्रवाह क्या कहलाएगा, परासरण कहलाएगा। तो परासरण दो प्रकार के होते हैं, एक अंतः परासरण और एक बाह्य परासरण। ठीक है, एग्जाम्पल निकल दिया था कि मान लो कि कोई तुम अंगूर ले लिए, ठीक, अंगूर ले लिए, अंगूर तुम्हारे पास है और एक बगल बिलियन बनाया किसका, हाँ जल का बनाया। ठीक है, मैं जल मतलब जल है, छोड़ो बिलियन। तो आप एक काम करो कि मान लो कि तुम किसी गिलास में जल रखे हुए हैं, बल्कि में कहीं भी तुम्हारा जल है। ठीक है, इसमें क्या रख दिए, अंगूर रख दिए, एक अंगूर। तो अंगूर के अंदर पानी है कि नहीं, पानी है सर, और बाहर में पानी है। तो विलायक कण क्या हुआ, मतलब विलायक क्या हुआ, जल। ठीक है, तो अंगूर के अंदर जो है देखो सांद्रता किधर ज्यादा है, मतलब अंगूर के पास ज्यादा सांद्रता है कि जल के पास ज्यादा है, अंगूर के पास है, अंगूर के पास है ज्यादा। भाई देखो अंगूर में कुछ घुला है तो उसकी सांद्रता कुछ होगी, जल का कोई सांद्रता नहीं होता ना। तो अंगूर के अंदर क्या है, सांद्रता ज्यादा है और अंगूर के बाहर सांद्रता कम। तो होगा क्या कि कम सांद्रता से उच्च सांद्रता, कम सांद्रता से उच्च सांद्रता। देखो तो विलायक कण कहां से कहां प्रवाह करेंगे, अंगूर से जल नहीं जल नहीं, NaCl विलयन लियो लो, NaCl लो। ठीक है, मतलब ये जल नहीं है, तो विलयन लेना है ना, हमने बताया था कि विलयन लेना है। ठीक है, अब एक बात ये तुम यहाँ पे जल मत लो, क्या ले लो, NaCl का विलयन ले लो। ठीक है, NaCl का या चीनी का घोल ले लो, छोड़ो चीनी का घोल, सबसे बेस्ट चीज क्या है, चीनी का घोल। तो चीनी का घोल मिठास है, उसकी सांद्रता उच्च है। भाई देखो जिसकी मिठास ज्यादा होगी उसकी सांद्रता ज्यादा होगी, और जिसकी सांद्रता कम होगी उसका मिठास होगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा हम लोग डिफाइन करते हैं कि कौन तन्म है कौन सांद्र है। तो देखो चीनी का घोल ज्यादा सांद्रता का है और एक कम सांद्रता का है, अंगूर कम सांद्रता का है ना, तभी तो कम मीठा है, और चीनी का घोल ज्यादा सांद्रता का है। तो होगा क्या कि इसके अंदर तो जो विलायक कण जल है वह देखो एक कम सांद्रता का है और एक ज्यादा सांद्रता का है। भाई चीनी का घोल तो कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के कणों का, ये देखो जो ऊपर झिल्ली रहती है, उसके ऊपर झिल्ली रहती है ना, अंगूर के ऊपर झिल्ली रहती है ना, तो उसी को अर्धपारगम झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि इसके जो अंगूर के अंदर जो कण हैं जल के, वह कहां से कहां जाएंगे, अंगूर से बाहर आएंगे। जब बाहर आएगा तो सिकुड़ेगा नहीं, सिकुड़ेगा तो क्या होगा कि अंगूर सिकुड़ जाएगा। तो ये देख रहे हो कि अर्धपारगम झिल्ली में से बाहर की ओर प्रवाह हो रहा है, तो इसे बाहर निकल रहा है ना, तो इसे बाह्य परासरण होगा। क्या बोलेंगे, बाह्य परासरण। और अंतः परासरण में क्या होता है कि अंदर की ओर जाएगा, अंदर जाएगा। इसका एग्जांपल कौन सा, किशमिश ले लो। ठीक है, किशमिश ले लो। अब देखो किशमिश के अंदर सांद्रता ज्यादा है तो मिठास, और जल ले लो, जल कम, ये जल है। देखो जल वाला कम सांद्र है और किशमिश वाला अधिक सांद्र है। तो कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाएगा। तो जल किसमें घुस जाएगा, किशमिश में घुस जाएगा, और जब घुस जाएगा तो क्या होगा, फूल जाएगा। तो यह किसका उदाहरण है, अंतः परासरण। तो परासरण दो प्रकार के होते हैं, अंतः परासरण और बाह्य परासरण। बात समझ आई? ठीक। अब देखो अब बात आती है कि परासरण दाब क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है। तो पहले परिभाषा देख लो, उसके बाद फिर एग्जांपल देकर के मैं समझाता हूं। ठीक है, देखो किसी विलयन पर लगने वाला
वह द्रव स्थैतिकीय दाब किसी विलयन पर लगने वाला वह द्रव स्थैतिकीय दाब जिसको अप्लाई करने पर विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर प्रवाह रुक जाए, उसे क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। जैसे अभी नहीं सीख पा रहे हो तो ऐसे समझो कि मान लो वही जो पुराना सिस्टम लो, मान लो कि कोई बर्तन है, ठीक है, ये आज दोपहर का हिल ली है ना, इधर क्या रखा हुआ है? कोई विलयन रखा हुआ है, और इधर क्या रखा हुआ है? कोई जल रखा हुआ है, मान लो जल, ठीक है, ये क्या रखा हुआ है? जल। देखो ये जल है, ठीक, और इधर क्या रखा है? विलयन रखा हुआ है, ठीक, विलयन रखा हुआ है। देखो इसके ऊपर कोई पिस्टन लगा हुआ है, भाई पिस्टन तो लगा रहेगा ना, पिस्टन लगा हुआ। अब देखो अगर खुला छोड़ दोगे, इसे क्या करोगे? खुला छोड़ दोगे तो जल का इधर से इधर प्रवाह होगा कि नहीं होगा? जल का जब जल इसमें आने लगेगा तो इसका स्तर ऊपर नहीं उठेगा, ये जो विलयन ऊपर उठने लगेगा तो पिस्टन पे धक्का लगेगा। जैसे कोई चीज भर रही है और ऊपर की ओर, अब इसमें ज्यादा मैटर हो जा रहा है तो ये ऊपर उठने का प्रयास करेगा, तो ऊपर उठने का प्रयास करेगा तो इस पिस्टन पे दाब नहीं लगेगा, दाब लगेगा ना, तो दाब ऊपर क्यों लगेगा? अगर स्वतः छोड़ दिए तो ये ऊपर उठने लगेगा, यानी दाब लग रहा है, ठीक है। अगर मान लो जितना दाब नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है उतना दाब हम कहां से कहां लगा दे? ऊपर से नीचे लगा दे। यानी अगर हम कोई दाब लगा दे अपना बल का प्रयोग करके पिस्टन पे, तो होगा क्या कि अभी जब यहाँ पे स्थिर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जितना दाब ऊपर लग रहा है उतना दाब हम क्या करते नीचे लगा दे, तो जब ये स्थिर हो जाएगा तो ये जल का जो प्रवाह था रुक जाएगा, जल का प्रवाह रुक जाएगा, क्योंकि जितना दाब इधर से लग रहा था, इधर से ऊपर की तरफ लग रहा था, उतना दाब हमने क्या कर दिया? ऊपर से नीचे लगा दिया, जल का प्रवाह रुक जाएगा विलयन की ओर। तो जो दाब हमने अप्लाई किया है, या ऐसे भी कह सकते हैं जो दाब हमने अप्लाई किया है या जो दाब इस पर लग रहा था, उस दाब को क्या कहेंगे? परासरण दाब। बात समझ में आई? किसी विलयन पर लगने वाला वह द्रव स्थैतिकी दाब जिसको अप्लाई करने पर विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर प्रवाह क्या होता है? रुक जाता है, उसे क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। तो परासरण दाब को किससे निरूपित करते हैं? पाई से। किससे? पाई से, ठीक। और देखो जो परासरण दाब होता है वो किसके समानुपाती होता है? जो विलयन है ना, विलयन, इसके सांद्रता के समानुपाती होता है। किसके? विलयन के सांद्रता के समानुपाती होता है। अगर विलयन के सांद्रता को हम C से निरूपित करें तो पाई प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? C होगा। अच्छा क्यों प्रोपोर्शनल है? क्योंकि ये देखो कि अगर इसकी सांद्रता ज्यादा होगी तो देखो इसकी सांद्रता और इसकी सांद्रता में बहुत ज्यादा गैपिंग आ जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा, और जितने ज्यादा अंतर होगा उतनी तेजी से प्रवाह होगा कि नहीं होगा? उतनी तेजी से होगा, और जितने तेजी से इधर से इधर प्रवाह होगा उतने ज्यादा दाब लगेगा। तो बात सही है कि जो परासरण दाब होता है किसके समानुपाती होता है? विलयन के सांद्रता के समानुपाती होता है। और किसके समानुपाती होता है? पाई होता है टेम्परेचर के समानुपाती होता है। किसके? टेम्परेचर के। कैसे? अगर मान लो कि इसको गर्म कर दिया, इसका तापमान बढ़ गया नहीं बढ़ गया? तो अगर बढ़ गया तो जानते हो जो इसके विलायक के कण है इनकी क्या होगी? ऊर्जा ज्यादा बढ़ जाएगी, और जिसकी जितनी ज्यादा ऊर्जा उतनी तेजी से प्रवाह करेगा, तभी प्रेशर बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? ठीक है। तो अगर दोनों को हम मिक्स कर दें, अगर इक्वेशन इसको एक माने और इसको दो माने, ठीक, तो हम एक साथ दोनों में से लिख सकते हैं कि पाई प्रोपोर्शनल टू किसके? CT लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब जब ये प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाओगे तो क्या लगाओगे? कोई स्थिरांक लगाओगे नहीं लगाओगे? तो अगर मान लो कि इसको हम हटाए और क्या लगा दिए? एक स्थिरांक S
यस लगा दिए यस, ठीक है, और सी टी ऐसे उतर जाएगा। तो ये फार्मूला बना कि नहीं बना? फार्मूला कैसा फार्मूला बना? पाई इक्वल टू यस सी टी। सी क्या होता है जानते हो, टी क्या होता है जानते हो, यस क्या होता है? बिलियन स्थिरांक होता है। क्या होता है? बिलियन स्थिरांक, ठीक। या किसके, या जो होता है ना बिलियन के प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब बिलियन की प्रकृति पे निर्भर करता है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है? बिलियन स्थिरांक। इसका मान निश्चित होता है, ठीक है। ये तो भाई जाहिर सी बात है, अगर स्थिरांक है तो उसका कोई विपरीत मान होगा। सी क्या होता है जानते हो, और टी क्या होता है ये भी जानते हो, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर होता है? सी एस टी। अगर शुद्ध मतलब पता लग रहा है एस सी टी, बस बोलो सी एस टी, पाई टू सी एस टी। तो यह फार्मूला है। अच्छा, वो कंसंट्रेशन को भी चेंज कर सकते हो, कैसे? ऐसे लिख सकते हो पाई इक्वल टू, ये ऐसे रहने दो। देखो सांद्रता इक्वल टू क्या होता है? सांद्रता इक्वल टू क्या होता है कि सांद्रता होता है कि 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हो सांद्रता इक्वल टू n/v, लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, और t, ठीक है। c की जगह हमने क्या रख दिया? n/v। क्यों? v क्या है? विलेय का आयतन है। v क्या है? विलेय का आयतन। और n क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। इसमें जो विलेय जितने घुले हैं उनकी मोलों की संख्या। तो तुम्हारे पास ओवरऑल 2 फार्मूले बने पराशर दाब का, ठीक। अब इसमें हम कल सवाल लगाएंगे, ठीक है। इसमें पराशर दाब पे सवाल लगाएंगे, फिर उसके बाद आएंगे हम वाष्प दाब क्या होता है। देखो वाष्प दाब अभी बता देता हूँ थोड़ा सा, कि देखो कोई भी चीज अगर तुम रखे होते हो, अभी चलता सर नहीं था, पढ़ाता हूँ। अगर मान लो ये समझ में नहीं आया, समझ में पराशर दाब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बढ़ने में। देखो वाष्प दाब, ठीक, वाष्प दाब, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? वेपर। वेपर माने वाष्प और दाब माने प्रेशर। तो वेपर प्रेशर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। या क्या होगा जानते हो कि अगर जल को भी तुम रख दोगे, कोई भी अगर आप द्रव रख रहे हैं खुला, ठीक है, तो उसमें से कुछ मात्रा वाष्पशील होता जाता है, मतलब कुछ उसकी द्रव का कुछ मात्रा किसमें बदलता है? वाष्प में बदल रहा है। तो मतलब यहाँ पे है कि देखो द्रव किसमें चेंज हो रहा है? वाष्प में। इनके बीच में क्या है? साम्यावस्था है, ठीक है। मतलब जैसे पानी को रख देते हो तो क्या होता है कि पानी को रख देते हो तो पानी कुछ वाष्पशील होता जाता है, कुछ वाष्प में बदलता चला जाता है, ठीक है। अब फिर कुछ वाष्प जो है, कुछ वाष्प कुछ मात्रा का होता है कि वापस पानी में भी चेंज होता है, ठीक है। तो ये जो द्रव और वाष्प बन रहा है, ठीक है। मान लो कि कोई द्रव रखे हुए हो, ठीक, कोई द्रव ऐसे भरा हुआ है, ऐसे भरा हुआ है, ठीक। तो देखो ये द्रव है, ये द्रव के कण है, ये बदल किस में रहे हैं? वाष्प में बदल रहे हैं, ठीक है। यानी द्रव के सतह को छोड़ दे रहे हैं, तभी तो वाष्प में बदल रहे हैं। अगर ये छोड़ देंगे, अगर ये मतलब द्रव के कण जो है छोड़ देंगे, ठीक है, तो होगा क्या? जैसे अगर वाष्प में बदल रहे हैं तो बताओ ये का मतलब ये द्रव का सतह है और वाष्प में बदल रहे हैं, तो वाष्प में अगर बदल रहे हैं तो यानी इसकी सतह को छोड़ रहे हैं। तो बताओ कोई चीज अगर ऊपर उठती है तो पहले उसे नीचे धक्का देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता है? अगर कोई चीज हम कूदना चाहें तो क्या होगा कि हमको इसके नीचे दाब डालना पड़ेगा, फिर हम ऊपर उठ पाएंगे। ऐसा वैसा तो है नहीं कि बिना दाब दिए हम ऑटोमेटिक उठ जाएंगे। तो यही होता है कि जब ये वाष्प में बदलता है द्रव तो अपनी सतह पे कुछ धक्का देता है, ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो मतलब वही है कि वाष्प द्वारा क्या?
वाष्प द्वारा